हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जो हमारा प्रत्येक सेट 40 क्वेश्चन का हुआ करता है, इसका आज 12वां वीडियो है। और 12वां वीडियो हमारा है 4/3/2021 का, यानी 4 मार्च 2021 का 10:30 से 12:30 तक जो एग्ज़ाम हुआ था। तो एनटीपीसी का अभी जो होने वाला है एग्ज़ाम, इससे जस्ट पहले यही एग्ज़ाम हुआ है और यही एग्ज़ाम सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम है, यानी 2021 वाला एग्ज़ाम। तो वही एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का है उसका हम लोग सेट करने वाले हैं, ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम में जीके का सवाल आपके लिए लाभान्वित हो सके आप, और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके ये सब सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप सवाल देख के ही खुद ही समझ जाएंगे। पहला सवाल आज का, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सच्चिदानंद सिन्हा, या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस सवाल के तह में थोड़ा हम लोग जाते हैं कि सवाल में क्या कहा गया है, क्या हमें सीखना है। अब देखिए, हमारा जो संविधान सभा है वो आपका बना है कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर, और ये संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ है वो आपका हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके बाद जो परमानेंट मेंबर चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ स्वतंत्र भारत बोला है, और स्वतंत्र भारत कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत हुआ आपका 1947 में। तो 1947 में केवल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी थे केवल 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद परमानेंट रह गए कौन? 1947 से पहले भी और उसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राजेंद्र प्रसाद। अगर बोला जाता संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अध्यक्ष अगर केवल बोला जाता तो राजेंद्र प्रसाद, और पहला अध्यक्ष बोला जाता तब भी सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन स्वतंत्र भारत बोल दिया तो राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला प्रश्न, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या केंद्र सरकार, या भारतीय स्टेट बैंक। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित है? तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, वो हम लोग तलाश करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई के द्वारा, यानी आरबीआई जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इसी ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह संचालित किया है, जिसमें जो वित्तीय रूप से भारतीयों को साक्षर करने की बात है, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ, या फिर लोग ऐसे जगह में इन्वेस्ट करें जहां से उनको फायदा ज़्यादा मिले, या फिर बैंकों के बारे में आदमी साक्षर हो। अगला प्रश्न, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो नरौरा विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में परमाणु विद्युत केंद्र बहुत सारे हैं, जिसमें से यहाँ नरौरा का पूछा गया है। तो मात्र 8-10 केंद्रों में से सवाल आपके पूछ ही लिए जाते हैं कि कौन सा कहाँ है। तो नरौरा कहाँ है ये हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या हरियाणा। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। रावत भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक। ऐसे आपको कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इन्हें आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऋण प्रदान नहीं कर सकते, मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। यानी कौन सा सही नहीं है? तो इसे हम लोग समझते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये बात सही नहीं है। देखिए, डेबिट कार्ड क्या होता है? जो आपका एटीएम पिन होता है वो आपका होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जिससे आप पहले ही पैसा निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट में ना रहे तब भी निकाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड। अब ऋण प्रदान तो वे कर ही सकते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। जो पेमेंट बैंक होते हैं, पेमेंट बैंकों के उदाहरण की अगर बात करें तो पेमेंट बैंक में आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा पेटीएम, और उसके बाद आपका आ जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये सब पेमेंट बैंकों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, किस चीज में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने
मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्रीन हाउस गैस, शहर में यातायात, कानवाय द्रव्य यानी पार्टिकुलेट मैटर, या मलजल यानी सीवेज। तो किस चीज में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के क्रियान्वयन अनुबंध पर सिग्नेचर किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, विश्व का तापमान बढ़ता है, उसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न, डूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? यहाँ सवाल आपसे है, डूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? पाकिस्तान चीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डूरंट रेखा। भारत और चीन को जो विभाजित करता है उस रेखा को हम लोग बोलते हैं मैक मोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान को जो विभाजित करती है, तो पहले तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश ही था, तो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश अगर आपसे पूछता है तो यह है रेड क्लिफ रेखा। और ये आपका क्या हो गया? तो ये तो अभी आपने देखा, ये है डूरंट रेखा। और भारत नेपाल का कोई ऐसा विशेष रेखा नहीं है। ऐसे भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री एक पड़ता है, एक नदी, यानी नदी बाकी तो और जगह भी पड़ते हैं, लेकिन नदी जो पड़ता है वो आपका है काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल का बाउंड्री बनाता है, जो कि उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क सिटी या लंदन? तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी। अब इसके तह में थोड़ा जाते हैं। यूएन जो आपका है, यूएन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई, तो इसके हैं 6 अंग। तो 6 अंग में, जैसे 6 अंग में आपका सचिवालय है, महासभा है, न्यास परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में, और बाकी ये पांचों के पांचों जितने भी हैं सबका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। अगला प्रश्न, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो कौन है जिन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया और मातृभाषा में अलग नाम से? अरुंधति रॉय, अम्बे, या माधवीकुट्टी या बसंती? तो इसका सही जवाब की तलाश में चलते हैं। इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वह है माधवीकुट्टी। तो माधवीकुट्टी जो है यही है कमला दास। कमला दास के नाम से ये अंग्रेजी में लिखते हैं। और इनका जो सबसे फेमस है, जो पूछता है बार बार एग्जाम में, माई मदर 866, ये रचना इनका पूछा जाता है कि माई मदर 866 किनके द्वारा रचित है? जवाब है कमला दास। और इनका असली नाम अगर पूछ दे, मातृभाषा जो है इनका उनमें, तो माधवीकुट्टी इनका असली नाम है। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमानीय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? यानी अटल पेंशन योजना के तहत जो बाद में आपको पेंशन राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी महीना? 1500, 500, 1000, 2000? तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो सही जवाब आपका इसका है 1000। अटल पेंशन के अंतर्गत अनुमानीय मासिक पेंशन जो आपको मिलेगा प्रत्येक मंथ पेंशन योजना के तहत, वो आपको 1000 रुपया मिलेगा। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन? तो कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन ए ही है। आपने देखा तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो ये रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है, आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में सबसे खास चीज़, ये 1919 का बना विश्व का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये WHO तो आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इससे रिलेटेड जो सबसे खास चीज़ है वो USA इसका सदस्यता से फिर निकल गया है ट्रंप सरकार के जीतने के बाद। और खाद्य और कृषि संगठन ने 2019-20 के आसपास ये नोबेल प्राइज का विजेता रहा है। यानी संगठनों में कौन है नोबेल प्राइज का विजेता, तो आपको ये एग्जैक्ट ईयर अभी याद नहीं है, देख के बताया जा सकता है। अगला प्रश्न,
उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सीएफ एंड्रयूज, माइकल मधुसूदन दत्त, लॉर्ड रसेल या विलियम पिट। तो कौन है अंग्रेज जो स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया और उसके बाद दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा सीएफ एंड्रयूज। तो सीएफ एंड्रयूज वह अंग्रेज व्यक्ति है जो सेंट स्टीफन कॉलेज में फिलोसॉफी का अध्यापन करने के बाद, अध्यापन करने के बाद दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं सदी में शासन किया। यहाँ 16वीं सदी का बात है, यानी 1700 कुछ में। पुलकेशिन II, राजराज चोल, आदिशंकर, कृष्णदेवराय। यहाँ ऑप्शन इतना आसान दिया है कि आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे विजयनगर वंश के देता तो गलत था। तो विजयनगर वंश के ये पुलकेशिन भी नहीं है, राजराज चोल तो चोल वंश का है, और उसके बाद आदिशंकर भी नहीं है, एक ही है कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस राजा हैं। और विजयनगर के बारे में आप जान लें तो विजयनगर साम्राज्य जो है आपका, उसका स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कर्नाटक के विजयनगर नामक स्थान पर किया। तो कर्नाटक में विजयनगर कहाँ है? तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में है। और जो आदमी लोग इसका स्थापना किए उनका नाम था हरिहर और बुक्का, और उनका जो वंश था, उनका वंश का नाम था संगम वंश। और कृष्णदेवराय उस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए जिन्होंने लगभग 20 साल तक शासन किया। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग ने कितना वेट पर केजी की अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन की मंजूरी दी है? 1.6, 2.6, 0.6 या 3.6? तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये SAR वैल्यू क्या होता है। तो खैर इसका आंसर भी हम लोग देख ले, कितना का जारी किया है? तो 1.6। अब देखिए, जो आपका SAR होता है वो होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट। तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। तो 1.6 वेट पर केजी तक के उत्पादन को मंजूरी दिया है, अधिकतम, इससे नीचे का और इसके ऊपर का नहीं कर सकते। अब ये क्या है? ये टर्म ये बताता है कि आपका फोन आपके सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपके सेहत को अगर 1.6 से ज़्यादा वाला हैंडसेट है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप अपने फ़ोन में ये चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। कोई कोड आता है, आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि उस कोड से आप जब चेक कीजिएगा, अगर आपका जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है अगर 1.6 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका जो भी हैंडसेट है, जो डिवाइस है, वो आपके सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगला प्रश्न, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम, जस्ता, रेडियम या टीन? तो लोहे पर किस चीज़ का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वो चीज़ है आपका जस्ता। और इसका विद्युत लेपन करने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण भी इसे कहा जाता है। क्रोमियम लेपन भी होता है, ये भी है, लेकिन यहाँ जो विद्युतीय लेपन जिसका करते हैं वो आपका जस्ता है। हालांकि यहाँ ऑप्शन में क्रोमियम भी है तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, क्रोमियम का भी विद्युत लेपन ही होता है, लेकिन ज़्यादा फेमस आपका जस्ता वाला लेपन है, इसलिए आंसर रेलवे ने जस्ता लेपन को ही माना है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी या मानस? तो वर्ल्ड वाला में कौन शामिल नहीं है, इसे हम लोगों को देखना है। तो सही जवाब क्या है? तो मानस। मानस जो कि असम में है ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं और ये MAB प्रोग्राम के तहत शामिल है। तो भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें से 12 MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल हैं, और बाकी 8 जो हैं, 12 के बाद बाकी 6 जो हैं वो आपके नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संचालित पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय? तो दिशा किसका एक पहल है? तो ये सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक संचालित पहल का नाम क्या है? तो दिशा है।
अगला सवाल, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए आमंत्रित किया गया था? विनय कुमार, रविंद्र भट्टाचार्य, गोपाल कृष्ण अडिग या अभय के? तो ये सब तो नए नाम हैं। तो वे प्रथम भारतीय कवि जिन्हें वाशिंगटन डीसी में जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वहाँ अपनी कविताओं को रिकॉर्ड रखने के लिए इन्वाइट किया गया। तो जो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो आपका है अभय के। तो अभय के को बुलाया गया था वाशिंगटन डीसी अपनी कविताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका है 25 जनवरी। तो यहाँ 26 जनवरी को तो आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और उसके बाद 24 जनवरी वाला दिन एक खास है, 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस। और उसके बाद 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, क्योंकि 24 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, इस वजह से मनाया जाता है। बाकी 21 जनवरी को कोई खास दिवस नहीं है, इसीलिए आपको दिमाग में रखने की उसको नीड भी नहीं है। अगला सवाल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? शिवालिक, नीलगिरी, अमरकंटक, मैकाल? यहाँ सवाल आपसे ये पूछा गया है, ये हुआ आपका भारत का मैप। इधर से आपका आ रहा है पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट। तो कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर मिलते हैं उस जगह का आपसे नाम पूछा गया है। तो वो जगह आपका क्या हो जाएगा? तो वो जगह जो आपका है वो आपका नीलगिरी हो जाएगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलती हैं। अगला सवाल, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रॉस द्वीप, बैरन द्वीप, नील द्वीप, सेंटिनल द्वीप? तो भारत में आपके दो ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है एक सक्रिय नहीं है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का आपसे नाम पूछा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बैरन द्वीप। अब दो में ये बैरन द्वीप कहाँ है? तो बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड है। और एक जो आपका है ज्वालामुखी उसका नाम है नारकोंडम। आपको याद रखना है, नारकोंडम ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार में ही है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो भारत में दो ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? वियतनाम, म्यांमार, ग्रीस या चीन? तो फॉरबिडन सिटी नामक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपका चीन में स्थित है। चीन में एक शहर है जिसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व की प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन या इलेक्ट्रॉन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हालांकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा जाए कि परमाणु संख्या कौन सी संख्या होगी तो वो होगा आपका प्रोटॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या प्रत्येक नाभिक में यानी नाभिक में वही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन का त्याग या प्रोटॉन का जो लेन देन वो नहीं होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, यूएसए, आयरलैंड या ग्रेट ब्रिटेन? तो नीति निर्देशक तत्व यानी जिसे डीपीएसपी कहते हैं, जो भाग 4 में है, उसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान के 22 भागों में भाग 4 में है और अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मौजूद है। और ये डीपीएसपी जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी अगर सरकार इसे नहीं भी मानता है तो हम केस नहीं कर सकते, यानी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार की कंडीशन में कोर्ट में केस किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? चंपारण, बारदौली, खेड़ा या अहमदाबाद मिल आंदोलन? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बारदौली। बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सही नहीं है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल, इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस सेवेसो, यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो? तो क्या होगा जो गलत है तो ये आपको बताएं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चौथा नंबर। चौथा नंबर, ये आपका कभी कोई घटना हुआ ही नहीं है।
यानी ये घटना इस जगह से ताल्लुक नहीं है। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर ये टोक्यो में नहीं कहीं और है। और बाकी जो आपके 3 घटनाएं दिख रही हैं, ये चेरनोबिल न्यूक्लियर में बहुत फेमस घटना है। इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस सेवेसो जो कि इटली में हुआ था, ये भी एक घटना है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक, ये भी आपका 1984 में हुआ एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी आपको पता होगा 3 दिसंबर 1984, जिसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? CH3NC यानी मेथाइल आइसोसाइनेट। इसका सूत्र, इसका नाम, ये सब पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले। डायरेक्ट पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला सवाल, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? यानी यह मेमोरी से पूछा गया है, कंप्यूटर मेमोरी से। तो इसका सही जवाब क्या क्या हो सकता है? 1.40 MB, 1.44 MB, 2.44 MB या 1 GB। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.44 MB। इसका साइज फ्लॉपी डिस्क जो होता है 3.5 इंच का, इसका इतना ही साइज होता है, इतना ही मेमोरी को रख सकता है। अगला सवाल, गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है? कमला दास, रविंद्रनाथ टैगोर, बैकुम मोहम्मद बशीर या मुंशी प्रेमचंद। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास निर्मला लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम धनपत राय था, आपको पता होना चाहिए। गोदान ये इनका फेमस किताब है। निर्मला, पूस की रात, बहुत सारी किताबें हैं जो इनका फेमस है। आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि पूछ लिया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन, मार्क जुकरबर्ग या स्टीव वॉजनिक। तो देखिए यहाँ आपको केवल अलग तलाशिएगा तो आपको सही जवाब आपको मिल सकता है। या मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये तो फेसबुक के संस्थापक हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका मार्क जुकरबर्ग ही एप्पल इंक के संस्थापक नहीं है, क्योंकि ये तो फेसबुक वाले भाई हैं। अगला प्रश्न, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है जहां और जड़ों के नजदीक घटती जाती है? यानी कौन सा हार्मोन होगा? एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। यहाँ तो सब पादप हार्मोन है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन। क्यों होगा वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए ये आपका कोई पौधा है और इस पौधे में आपका नीचे आपका जड़ है, ऊपर आपका पत्ते हैं। तो अब बात यह है कि जो शीर्ष है, जो बढ़ने का काम करता है, बढ़ने का, वो ऑक्सिन की वजह से। अब बढ़ता तो जड़ से नहीं है, बढ़ता तो इधर ही है आपका शीर्ष तरफ से। तो इसलिए बढ़ने के तरफ ही इसका सांद्रता ज्यादा होता है, नीचे आने पर इसका सांद्रता कम हो जाता है। ये आपका ऑक्सिन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर की श्रेणी में आता है? टोड, कबूतर, बिल्ली या कछुआ। तो उभयचर यानी जल थल दोनों में रहने वाला कौन है? तो दोनों में रहने वाला टोड है। टोड आपका मेढक का ही एक प्रजाति कह सकते हैं। ये उभयचर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूरा नाम क्या है? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुअरी लैंडिंग रेट, सिंपल लैंडिंग रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होता क्या है? बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा बताया गया एक अमाउंट, एक प्रतिशत रखना पड़ता है अपना पूंजी का। जैसे 200 करोड़ का पूंजी है और उसका अगर बैंक बोल दिया कि आपको 20% आपको रखना है, तो 20% हो गया 40 करोड़। तो 40 करोड़ पैसा बैंक को अपने ही पास हमेशा रखना पड़ता है। उसको निवेश नहीं कर सकता है, खर्च नहीं कर सकता है, लोन नहीं दे सकता है, यानी उसका यूज नहीं करेगा, उसको केवल रखे रहेगा। वही होता है SLR। वो बैंक को मजबूत करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी खोज पर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई? किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई? सिंगापुर, हांगकांग, मुंबई या कुआलालंपुर। ये तो जगह की बात है, किसकी खोज की गई? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर की खोज किनके द्वारा की गई? तो सर स्टैमफोर्ड रेफल्स के द्वारा सिंगापुर नामक स्थान की खोज की गई। और सिंगापुर विश्व में एक ऐसा देश है जहां एक भी गांव नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर या मॉनिटर। यानी कौन इनपुट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस, बाकी प्रिंटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। अगला सवाल,
अंटार्कटिका में 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिंद, सागरिका, भारती या ध्रुव? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भारती। तो अंटार्कटिका में हमारा एक है भारती और एक है दक्षिण गंगोत्री। ये 2 शोध केंद्र हैं जो कि भारत द्वारा स्थापित है। और अंटार्कटिका जो है वो ग्लोबल कॉमन्स के तहत आता है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये है कि ये वैश्विक संसाधन है, इसमें किसी पार्टिकुलर देश का हक नहीं है। हालांकि न्यूजीलैंड इसमें अपना पूरा हक जमाता है, लेकिन उसका है नहीं। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी। आजाद के टाइम में जेबी कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला सवाल, इनमें से कौन से बीम्स्टेक के सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार? तो जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो ब्रिक्स का सदस्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के सदस्य देश हैं। तो चीन का इस प्रोजेक्ट में कौन भाग नहीं ले रहा है? तो भारत और भूटान केवल भाग नहीं ले रहा है, बाकी नेपाल और म्यांमार तो भाग ले रहे हैं बिम्स्टेक के सदस्य होते हुए भी। केवल भारत और भूटान भाग नहीं ले रहा है। अगला सवाल, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लिटन या वेलिंगटन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया और लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को हटाया। आपको याद रखना है, लिटन ने लाया, रिपन ने हटाया। 1878 में यह एक्ट आया था। अगला प्रश्न, 4 संगत शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार संगत है, 1 असंगत है। हेडबैंड, टियारा, हेयर पिन और चूड़ी। तो ये तो रीजनिंग का सवाल ज़्यादा लग रहा है, तो बहरहाल जो भी हो, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चूड़ी। बाकी के बाकी हाथ में नहीं पहने जाते, चूड़ी जो है वो केवल हाथ में पहना जाता है, बाकी तो आपका बाल का है, हेड का है, तो चूड़ी इसमें से अलग है। तो ये रहा आपका 40 क्वेश्चन का सीरीज। आपका एग्जाम में 40 में 40 आउट ऑफ 40 आप कर पाएँ, उसके लिए एक हमारी तरफ से एक पहल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगे वो आप कमेंट करके बताएं, हमें खुशी मिलेगी। आपको फीडबैक भी ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।